हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी 2026 को टारगेट करते हुए एमसीक्यू सीरीज शुरू की गई है और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया जाता है। कुल मिला के ये जो सीरीज है, ये जो क्लास है, आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर बिना विलंब किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम कौन से टॉपिक के एमसीक्यू करने वाले हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का जो भौगोलिक विभाजन है, और इस भौगोलिक विभाजन में भी हम केवल और केवल माउंटेन वाला जो पोर्शन होता है, केवल और केवल भारत के प्रमुख पर्वत वाला जो टॉपिक होगा ना, उसके आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना विलंब के आज की क्लास को शुरू करेंगे और आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। देखने में तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बट बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन ये है, भारत को कितने प्राकृतिक विभाजन में विभाजित किया गया है, कितने प्राकृतिक प्रदेश है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। फटाफट आप सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, ये है 4। बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि भारत के कितने भौगोलिक विभाजन हैं। आप बताएंगे सर 4, कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो नॉर्थ माउंटेनियस रीजन, उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र। अगर बात करेंगे दूसरा, नदर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन प्लेन जिसे बोलते हैं। अगर बात करेंगे तीसरा, पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। और सबसे लास्ट में जो डिवीजन होता है, कोस्टल एंड आइसलैंड। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो भारत के नेचुरल डिवीजन है वो टोटल कितने हैं? 4 हैं। इन्हीं चारों को आगे फर्दर सब कैटेगराइज किया गया। लाइक जो नॉर्थ माउंटेनियस रीजन है, इसी में हम क्या ऐड करते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेनियस रीजन। अगर बात करेंगे नॉर्थ प्लेन तो है ही, साथ में हम ऐड करेंगे डेजर्ट एरिया जो हमारा थार का मरुस्थल है, ठीक है ना। पेनिनसुला इंडिया तो ठीक है, एज इट इज है। कोस्टल और आइसलैंड अलग अलग कर सकते हैं, या फिर लाइक हम कोस्टल प्लेन अलग पढ़ते हैं, आइसलैंड्स अलग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे प्राकृतिक सब डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उप विभाग या फिर सब डिवीजन कितने हैं? 6 हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, भारत को कितने प्राकृतिक विभाजन में विभाजित किया गया है? 4 हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्थ के माउंटेनियस रीजन, नदर्न प्लेन, पेनिनसुला आइसलैंड या पेनिनसुला इंडिया, कोस्टल एंड आइसलैंड्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट रीजन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर भी करेंगे। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, सभी लोग लॉजिक से भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे मैप से, हर चीज ना आप लोग मैप से करेंगे तो क्वेश्चन को डिकोड कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे, ये हमारे इंडिया का एक छोटा सा मैंने मैप बनाने की कोशिश की है। तो अगर हम बात करेंगे, ये वाला क्षेत्र कौन सी नदी का है? सिंधु क्षेत्र। अगर ये वाली नदी की बात करेंगे तो ये गंगा क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र है, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन में? मध्य भारत क्षेत्र, मतलब ये वाला क्षेत्र है। अब खुद सोचिए कि भारत में जो थार का मरुस्थल है वो कहां पर है? सिंधु नदी क्षेत्र में। कहां पर है? सिंधु नदी क्षेत्र। या फिर इसी चीज को घुमा के अगर कोई पूछे, पश्चिमी भारत, भारत का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वहां पर मरुस्थल है, या फिर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नदी वाइज, तो कौन सी नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली एरिया इज ऑफ द एरिया ऑफ डेजर्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा? सिंधु एरिया या सिंधु नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कुट्टनाड या कुट्टनाडु ऑफ द केरला इज फेमस फॉर। आपको बताना है केरल में एक जगह है कुट्टनाड या कुट्टनाड बोलते हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। ऑप्शन नंबर बी, द रीजन विद द लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ कोरल आइलैंड। एंड ऑप्शन नंबर डी, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। आपको बताना है सर जो कुत्तानाड नाम की जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, द रीजन विथ द लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। भारत में अगर हम बात करें सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है वो कौन सा है? कुट्टानाड। जी हाँ, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है वो है कहां पर? केरल में। कहां पर है? केरल में। और अगर मीन सी लेवल की बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र है 1 से 3 मीटर मीन सी लेवल जो होता है ना उससे भी नीचे है। मीन सी लेवल से कितना नीचे है? 1 से 3 मीटर नीचे या बिलो द मीन सी लेवल, ठीक है ना। और यहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है। सबसे खास बात पता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने सुना होगा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली में है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कुत्तानाद में जो एग्रीकल्चर हो रहा है ना, इस एग्रीकल्चर को ग्लोबल हेरिटेज सिस्टम या बोल सकते हैं ग्लोबल हेरिटेज एग्रीकल्चर सिस्टम में शामिल किया गया है। तो इस वजह से ये जो प्लेस है कुत्तानाड काफी चर्चा में है। इस चीज को भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि आखिर जो केरल में कुत्तानाड नाम की जगह है वो किस लिए फेमस है। आप बताएंगे सर, इट इज द लोवेस्ट एल्टीट्यूडनल प्लेस वेयर द एग्रीकल्चर इज डन। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि इस कुत्तानाद को केरल का राइस बाउल भी बोला जाता है, चावल का कटोरा। तो सबसे ज्यादा केरल में चावल की खेती कहां पर होती है? कुत्तानाद नाम की जगह पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रेंज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हिमालयन रेंज या हिमालय पर्वत से संबंधित ये 4 कथन लिखे हुए हैं। कौन कौन से? इट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय वेयर फॉसिल लेस। दूसरा ऑप्शन, मैरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द लेसर हिमालय। ऑप्शन नंबर 3, रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द आउटर शिवालिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बट ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को पहले फटाफट सभी लोग पढ़ेंगे। बृहत्तर हिमालय की अवसादी चट्टानें जीवाश्म रहित हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, लघु हिमालय की अवसादी चट्टानों में समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, मानव सभ्यता के अवशेष बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में भी पाए गए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि अगर जिस व्यक्ति को यह पता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, सबको पता है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। बहुत साल पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एक ओशियन हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर, सभी लोगों ने सुना होगा। इस टेथिस सागर को आखिर क्या हो गया, आखिर टेथिस सागर कैसे गायब हो गया, ये सब चीजें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताई गई हैं। और टेथिस सागर बेसिकली सेडिमेंट्स आकर के टेथिस सागर में, मतलब जो मलबा है या बोल सकते हैं नदियां अपने साथ जो अवसाद लेके आती हैं और ये समुद्र धीरे धीरे क्या हो जाता है? गायब। अब यही समुद्र था जिसमें सेडिमेंट्स आ चुके हैं, बाद में फोल्डिंग होगी और फोल्डिंग के बाद कौन सा माउंटेन बनेगा? सर हिमालय बनेगा। इसका मतलब सर सीधा सा साफ है कि यहां पर पहले समुद्र हुआ करता था। मतलब ऑप्शन नंबर बी, क्या यहां पर मैरीन लिविंग फॉसिल्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि सर पहले यहां पे टेथिस सी था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब हमको ये चीज भी पता है कि जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जितनी भी अवसादी चट्टानें होती हैं, उनमें आपको अवसाद या सेडिमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी तो भैया गलत है। हिमालय जो पर्वत है वहां पर आपको फॉसिल्स या जीवाश्म मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि दिस इज फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। यहां पे मैरीन लिविंग फॉसिल्स क्यों मिलेंगे सर? क्योंकि यहां पर क्या था? टेथिस सी था, टेथिस सागर था। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, आपको भी पता है शिवालिक्स जो है वो हिमालय का फुट हिल्स है। फुट हिल्स मतलब यहां पर जो एल्टीट्यूड है वो 1000 मीटर तक होता है। शिवालिक्स में जो एल्टीट्यूड है वो मैक्सिमम कितना है? 1000 मीटर। और यहां पर भी सभ्यता का उदय हुआ, यहां पर भी लोग या फिर बोल सकते हैं अर्ली सिविलाइजेशन ग्रो यहां पर किया। सो ऑप्शन नंबर 2 and 3 इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन यू ट्रेवल इन द हिमालय यू विल सी द फॉलोइंग। अगर आप हिमालय जाते हैं तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, मतलब कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए डीप गॉर्जेस, ऑप्शन नंबर बी यू टर्न रिवर कोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी पैरेलल माउंटेन रेंज एंड ऑप्शन नंबर 4 स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंड स्लाइडिंग, है ना। कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हिमालय में भैया, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4, हमें हर चीज देखने को मिलेगी। देखिए गॉर्जेज आपको देखने को मिलेंगे, यू टर्न रिवर कोर्सेज मिलेंगे। अगर बात करेंगे पैरेलल माउंटेन तो सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स, ट्रांस हिमालय। तो इस तरीके से समानांतर श्रेणियां या पैरेलल माउंटेन रेंजेस भी आपको देखने को मिलने वाली है। स्टीप ग्रेडियंट आपको भी पता है, आए दिन खबरों में रहता है, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, तो ये घटनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी अगर आप हिमालय घूमने जा रहे हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साउथ से नॉर्थ, मतलब सर दक्षिण से उत्तर की तरफ हमें सही क्रम में जमाना है। तो देख सकते हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन, और सबको सही जवाब देना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आपको ही पता है सबसे ऊपर कौन सा है सर, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। फिर कौन सा है, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। आपको बता दूं कि ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह चीज दिमाग में रखना है, क्या ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर आप देखेंगे लेसर हिमालय, या इसी को आप बोलते हैं हिमांचल हिमालय, और सबसे साउथ में आपको देखने को मिलेगा शिवालिक, या शिवालिक को ही आप बोलते हैं आउटर हिमालय। तो देखिए सबसे दक्षिण में शिवालिक, फिर लेसर हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यही है ना हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। आपको बताना है इन चारों में से सबसे लेटेस्ट या सबसे नवीन युग की चट्टानें कौन सी है ना। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना, विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसी चट्टानें जिसमें फॉसिल्स हैं, जिसमें क्या है, फॉसिल्स हैं, या जिसमें बोल सकते हैं सर जिसमें जीवाश्म है, वो सभी चट्टानें क्या हैं, नई हैं। वो चट्टानें क्या हैं, नई है, क्योंकि उन्होंने सिविलाइजेशन को जन्म दिया है, ठीक है ना। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, गोंडवाना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगर बात करेंगे सबसे पुरानी, ओल्ड, सबसे पुरानी चट्टानें भारत में किस क्रम की मिलेंगी, आप बताएंगे सर आर्कियन। आर्कियन कौन से क्रम की चट्टानें भैया, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। और आर्कियन क्रम की चट्टानों के ही डेनुडेशन, या सीधे शब्दों में बोले तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के ही अपर्दन के बाद बाकी क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है ना। सो सबसे पुरानी आर्कियन, सबसे नई कौन सी है, गोंडवाना। आपको भी पता है सर जितना भी जीवाश्म है, जितना भी जीवाश्म है, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो कच्चा तेल हो, या फिर पेट्रोलियम हो, या फिर बायोगैसेज हो, वो आपको हमेशा किस क्रम की चट्टानों में मिलेगी, आप बताएंगे सर गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच माउंटेन रेंज अमंग्स द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन ओरिजिन। ओके, यहां पे आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अजंता, पालकोंडा, कैमूर या पटकाई बुम। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी माउंटेन रेंज है जो अभी हाल ही में विकसित हुई है, या जिसका डेवलपमेंट अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, पटकाई रेंज। ये पटकाई रेंज है कहां पे, मिजोरम। पटकाई रेंज कहां पे मिलेगा आपको, मिजोरम, नागालैंड वाला जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट। और ये दिस इज द, ऐसा बोलते हैं ना, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। और इस हिमालय के विस्तार का अभी भी विकास हो रहा है, मतलब अभी भी ये सबसे लेटेस्ट है। कौन सा, पटकाई बुम, ठीक है ना। बाकी आपको भी पता है अजंता है,
पालकोंडा है और कैमूर है। दिस इज द पोर्शन ऑफ पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुला। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो भी चीजें हैं, चाहे वो पठार हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो घाटियां हो, वो हिमालय या उत्तर भारत के विकास से पहले का। तो ये तीनों ही किस क्षेत्र में स्थित है आपको भी पता है सर। दिस इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया, बट पटकाई इज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय। सो वी कैन से दैट दिस इज द न्यूएस्ट वन। और अभी भी इंडिया में सबसे नई पर्वत श्रेणियों में से कौन सी है? पटकाई बुम। इट इज सिचुएटेड इन द मिजोरम। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। माउंट कैलाश, सर जो कैलाश पर्वत है वो कहां पर स्थित है? सिक्किम, तिब्बत, नेपाल या फिर उत्तराखंड? कैलाश पर्वत कहां पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको भी पता है सर जो माउंट कैलाश है वो हमारे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है, और ये कहां पर स्थित है सर? तिब्बत में स्थित है। खास बात तो और तब बनती है जब आपको पता हो कि एक बहुत ही फेमस झील है जिसे बोलते हैं मानसरोवर, और मानसरोवर से दो बड़ी नदियां निकल के आती हैं, एक तो है इंडस और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। ये चीज पता होना चाहिए सर। ये जो मानसरोवर लेक है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। मानसरोवर इज ऑल्सो नियर बाय द माउंट कैलाश। इसी माउंट कैलाश के पास में एक और झील आपको याद रखना है, राका। कौन सी झील है? राका। राका झील से कौन सी नदी निकलती है? सतलज। सो दिस इज ऑल्सो द एडिशनल इंफॉर्मेशन मे बी यूजफुल फॉर द अपकमिंग MBPSC 2026। ये सभी चीजें आपको नोट करते चलना है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी अरावली, ऑप्शन नंबर सी विंध्यन या फिर ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। बहुत ही ध्यान से समझेंगे और बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सभी लोग आंसर करेंगे सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए अगर हम बात करेंगे तो सबसे जो पुरानी है पर्वत श्रेणी वो कौन सी है? अरावली। अरावली किस तरह का माउंटेन है आपको भी पता है? रेजिडुअरी माउंटेन। आपको भी पता बहुत सारे माउंटेन के टाइप होते हैं, तो अरावली कैसा है? रेजिडुअरी। मतलब आज वो वर्तमान में जो भी है ना वो पहले नहीं था। धीरे धीरे अपर्दन हुआ, डेनुडेशन हुआ, वेदरिंग हुई और आज वो अपने वर्तमान स्वरूप में आपको देखने को मिलता है। इसीलिए इस माउंटेन को हम बोलते हैं अरावली इज अ रेजिडुअरी माउंटेन। ठीक है ना, समझते हैं। हिमालय सबसे नया है। हिमालय क्या है? सबसे नया है। विंध्य और सतपुड़ा की बात करें तो ये अपने आप में फॉल्ट माउंटेन बोले जाते हैं। फॉल्ट माउंटेन का मतलब ऐसे दो पर्वत जिनके बीच में रिफ्ट वैली हो या फिर भ्रंश घाटी हो। आपको भी पता है सर, ऊपर विंध्यन है, नीचे सतपुड़ा है, और ये क्या है? भ्रंश घाटी। ये कौन सी है? भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। और कौन सी नदी बहती है? आपको भी पता है सर, नर्मदा नदी है। क्लियर है क्या? तो सबसे पुराना कौन सा है? अरावली। और अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन बने कि भैया ये कौन से इरा में बना था? प्री कैम्ब्रियन ईरा। कौन सा इरा था जब अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था? प्री कैम्ब्रियन इरा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी आप लोग लिखते चलेंगे, गुरु शिखर 1722 मीटर की है और स्थिति कहां पे है? माउंट आबू। ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, जैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर। विंध्य की कौन सी है? सद्भावना पीक। सद्भावना, ये इसी को गुडविल पीक बोलते हैं, 732 मीटर। अगर हिमालय की बात करेंगे ओवरऑल तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन। तो ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है, रिवाइज करना है। देखिए इस सीरीज का एक ही उद्देश्य है कि कैसे आप MBPSC 2026 में सिलेक्ट हो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए अनाईमुदी, ऑप्शन नंबर बी डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक या फिर ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। आपको बताना है इन चारों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए इसका जो सबसे सही आंसर होगा अनाईमुदी। ध्यान देंगे, अनाईमुदी की अगर लंबाई या हाइट की बात करें तो 2695 मीटर है। किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? अनाईमुदी इज द पार्ट ऑफ अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। अगर बात करेंगे दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोदा बेटा। दोदा बेटा की अगर कुल हाइट की बात करेंगे
तो 26-32 मीटर है। और ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? आप बताएंगे सर नीलगिरी का हिस्सा है। और इसकी खास बात यह है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? डोडा बेटा। सबसे पहले नंबर पे कौन से है? अनाईमुदी। इट इज अ पार्ट ऑफ अन्नामलाई हिल्स। अमरकंटक आपको भी पता है, अमरकंटक कहां पर स्थित है? मैकाल पर्वत श्रेणी पर। और मैकाल इज अ पार्ट ऑफ सतपुरा मैकाल रेंज। ये सब चीजें आपको पता ही है, ठीक है ना। महेंद्रगिरी अगर आपको पता हो, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। नर्मदा और ताप्ती नदी का पार्श्व भाग, अगर बात करेंगे कि नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लैंक कहां से निकलती है? नर्मदा और ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है भैया वो कौन सा है? बहुत सिंपल सा है और इसका आंसर होगा सर सतपुरा रिवर। आइए समझते हैं क्यों। अब कई लोगों के दिमाग में आया होगा सर नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक, बट आपको भी पता है सर अमरकंटक एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतमाला मिलते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहां पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। उसी तरीके से विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत कहां पर मिलते हैं? आप बताएंगे सर अमरकंटक। सो वी कंसीडर अमरकंटक इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा। सो यहां से आंसर क्या होना चाहिए सर? सतपुड़ा। आपको भी पता है सर सतपुड़ा में ही स्थित कौन सी है? अगर आपको पता है सर दिस इज द अमरकंटक। यहां से कौन सी नदी निकल गई? आपको भी पता है सर यहां से निकलती है नर्मदा। पैरेलली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सतपुड़ा में स्थित कौन सी है? मुलताई। और मुलताई से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती। सो नर्मदा और ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर, ठीक है ना। एक है महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू और खासी हिल्स। आपको बता दूं ये एमपीपीएससी 2022 में छपा हुआ क्वेश्चन है। एमपीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ सही क्रम में जमाना है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ सही क्रम में आपको जमाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं ना। आइए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे महादेव हिल्स, आपको भी पता है सर महादेव हिल्स कहां पर है? पचमढ़ी। महादेव हिल्स कहां पर है? यहां पर है। उसके बाद आप देखेंगे सर मैकाल, ये मैकाल हो गया, ये हो गया महादेव। फिर यहां पर एक पठार है छोटा नागपुर का प्लेटू, और सबसे आगे गारो, खासी और जयंतिया। तो देख सकते हैं सबसे पश्चिम में कौन सा होगा भैया? महादेव। सबसे पश्चिम में महादेव 1, फिर आपका होगा मैकाल 2, फिर आपका होगा छोटा नागपुर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इंडियन ओशियनिस्ट डिस्कवर्ड हाई माउंटेन विथ अ हाइट ऑफ 1505 मीटर एट साउथ वेस्ट फ्रॉम द बॉम्बे इज कॉल्ड। देखिए अभी अभी हमारे जो समुद्र खोज करता है, समुद्र के बारे में जो खोज करता है, उन्होंने एक पर्वत खोज निकाला है जो कि अरब सागर में स्थित है। हमें बताना है उस पर्वत का क्या नाम है। हमें बताना है उस पर्वत का क्या नाम है। कैलाश, रमन सागर, कन्या सागर या फिर बॉम्बे, ठीक है ना। आपको बता दूं इसकी जो लोकेशन है वो कहां पर है? अरब सागर में है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रमन सागर माउंटेन। आपको बता दूं कि ये जो माउंटेन है वो कहां पर स्थित है? अरब सागर में। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमपीपीएससी 2026 में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। शिवराय हिल्स कहां पर है? एक जो शिवराय की पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी केरला या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आपको बताना है कि जो शिवराय की पहाड़ियां हैं वो कहां पर स्थित हैं। शिवराय की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो शिवराय की पहाड़ियां कहां पर हैं? तमिलनाडु में। बाकी की भी बात कर लेते हैं। शिवराय हिल्स, ठीक है ना, तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? अगला सवाल बहुत इजी है। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? सभी लोगों को पता है। इंडिया में है, पाकिस्तान में, तिब्बत में या फिर नेपाल में? तो माउंट एवरेस्ट भैया नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम है सागर माथा। सागर माथा। आपको भी पता है सर माउंट एवरेस्ट की अगर बात करेंगे हाइट की तो 8,848 मीटर है। और ये किस पर्वत का हिस्सा है?
ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ग्रेट हिमालय का, ठीक है ना। ये छोटी सी जानकारी है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट अरावली पीक? सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बट एक चीज यहां पे ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है ये RAS 2014 में पूछा गया था, है ना। और ऑप्शन में यहाँ पे गुरु शिखर नहीं है, ऑप्शन में गुरु शिखर नहीं है ना। फिर आपका आंसर क्या होगा? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या फिर तारागढ़। कुंभलगढ़ का किला आपको भी पता है, महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ का किला, ठीक है ना। सिसोदिया राजपूतों का ये घराना हुआ करता, कुंभलगढ़ फोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी ही है। मैं आपको बता दूं कि कभी अगर क्वेश्चन में गुरु शिखर नहीं पूछा जाता, फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कुंभलगढ़। और इसकी हाइट की अगर बात करेंगे तो लगभग 1225 मीटर है। और कुंभलगढ़ का जो किला है वो इसी चोटी पर बसा हुआ है। कुंभलगढ़ का जो किला है वो इसी चोटी पर बसा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोसाईनाथ, कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल, इनमें से कौन सी ऐसी माउंटेन पीक है जो भारत में स्थित नहीं है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, गोसाईनाथ। देखिए जो गोसाईनाथ है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। और ये कहां पर स्थित है? आप बताएंगे सर तिब्बत में। कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। बाकी की तीनों कहां पर मिलेंगे आपको? उत्तराखंड में, ठीक है ना। नंदा देवी नेशनल पार्क ही है, कामेट है और त्रिशूल है। तो त्रिशूल हो गया, कामेट हो गया, नंदा देवी हो गई, ये सभी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी किसका हिस्सा है? आप बताएंगे सर दिस इज अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय, दिस इज अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग घूमने जाते हैं कुल्लू मनाली, तो जो कुल्लू की घाटियां हैं वो किन दो पर्वतों के बीच में है? क्योंकि आपको भी पता है कि सर दो माउंटेन इस तरीके से होंगे तभी तो ये घाटी वाला क्षेत्र बनेगा, तभी तो ये घाटी वाला क्षेत्र बनेगा। तो हमेशा दो माउंटेन के बीच में ही आपको कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है? वैली वाला क्षेत्र या घाटी वाला क्षेत्र। आपको बताना है सर जो कुल्लू वैली है, जो कुल्लू की घाटी है ना, वो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में आपको देखने को मिलेगी? धौलाधर, पीर पंजाल, रंजोत एंड नागतिब्बा, लद्दाख एंड पीर पंजाल, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा धौलाधर एंड पीर पंजाल, इसके बीच में आपको कौन सी देखने को मिलेगी? कुल्लू वैली। एक क्वेश्चन और भी पूछा भी जा चुका है MPPSC में, सर जो कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी है, जहां पे करेवा लैंड या फिर जो केसर की खेती के लिए जो लैंड जानी जाती है, करेवा फील्ड बोलते हैं, वो भी आपको यहीं पे कश्मीर वैली में देखने को मिलेगी। और कश्मीर वैली कहां पर स्थित है? ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ग्रेट हिमालय इस तरीके से, फिर आपको पीर पंजाल, यहाँ पे क्या मिलेगी? कश्मीर वैली, यहाँ पे धौलाधर है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कुल्लू वैली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना। अब सर यहाँ पे देखेंगे सर लेसर हिमालय है और शिवालिक से, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं? दून और दुआर, जैसे देहरादून, हरिद्वार, तो इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है सर कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी, कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। फिर आप देखेंगे सर पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कुल्लू घाटी। फिर आप देखेंगे सर कि जो लेसर हिमालय है और हमारा शिवालिक्स है, उनके बीच में आपको दून और द्वार, ये भी घाटी वाला क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं सर, देहरादून है और हरिद्वार है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, ये तीन कथन लिखे हुए हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन द नल्लामलाई हिल्स, ठीक है ना। फिर आपको लिखा है पाथर कटवू हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो साइलेंट वैली में है, कुंथी रिवर साइलेंट वैली से निकलती है। ये तीन कथन लिखे हुए हैं, समझते हैं। पहले तो आप लोग आंसर कर देंगे। देखिए खुद को इवेल्युएट करने का इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं है। इवेल्युएट मतलब आप लोग रिवीजन करिए, क्वेश्चन करिए, कहां पर क्वेश्चन नहीं बन रहे, कैसे कैसे क्वेश्चंस और हो सकते हैं। ये जो सीरीज है ना, हमारा उद्देश्य ही यही है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। साइलेंट वैली पहले ही गलत है, साइलेंट वैली नल्लामलाई रेंज में नहीं है। साइलेंट वैली इज नॉट सिचुएटेड इन द नल्लामलाई हिल्स, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि साइलेंट वैली किसका हिस्सा है? नीलगिरी का। साइलेंट वैली कहां पर मिलेगा? नीलगिरी में, ना कि नल्लामलाई। तो पहला तो भैया गलत है। दूसरा साइलेंट वैली, अच्छा हाँ देखिए, एक आप लोग रिवर सुनते होंगे, भारत फुजा, कौन सी नदी? भारत फुजा नदी
और उसमें ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है ना, पथरा कबडू, ठीक है ना, तो ये तो पहला सही है भैया, साइलेंट वैली। कुंथी रिवर, भरत फुजहा नदी की जो सहायक नदी है कुंथी नदी, वो भी साइलेंट वैली से निकलती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो द करेक्ट। सो 2 and 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, एक तरफ है माउंटेन पास जिसे आप लोग बोलते हैं पर्वतीय दर्रा, और दूसरा है वो कहाँ पर स्थित है। तो सही जोड़ी आपको मिलाना है, कहाँ पर स्थित है। चलो, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना, तो खुद से ही कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, आपको पता है सर चांगला कहाँ पे है, तो ऑप्शन में जब क्वेश्चन पूछा गया था तब वो जम्मू कश्मीर था, बट अभी कहाँ पे है, लद्दाख में है। अभी कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है ना। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में, आपको भी पता है मनाली को लेह से जोड़ता है। बोमडीला दर्रा, बोमडीला, देखिए एक है बुमला और एक है बोमडीला। देखिए जो बोमडीला है वो अरुणाचल प्रदेश के स्थित, मतलब अंदर ही स्थित है, और जो बुमला है वो बॉर्डर पर स्थित है। तो बोमडीला कामेंग नाम का एक जिला है, एकदम अलग से ही है, और पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, मेजर पोर्शन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश को ये दर्रा जोड़ता है किसे, कामेंग जिले से। ये चीज भी दिमाग में रखना है। और सेला उत्तराखंड में है ही नहीं, सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है ना। तो इसका जो सबसे गलत ऑप्शन होगा वो कौन सा है, उत्तराखंड। कौन सा भैया, उत्तराखंड। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आखिर ये सेला दर्रा है कहां पे, तो मैं आपको बता दूं अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको पर्वतीय दर्रों से रिलेटेड एक वीडियो भी डाली है राव अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एक बार अगर आप देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए भी आप राव अकेडमी भोपाल के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखेंगे। फिर से एक तरफ है पर्वतीय दर्रे और दूसरा वो कहाँ पर है। तो देखिए शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। शिवकीला के बारे में सबसे खास बात क्या है, मैंने आपको बताया था सर, यहाँ पर या इसी दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। बोमडीला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला के बारे में, कामेंग जिला एकदम अलग से ही बसा हुआ है, तो कामेंग जिले को बाकी पोर्शन, द रेस्ट पोर्शन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश से कौन सा माउंटेन पास जोड़ने का काम करेगा, बोमडीला। फिर देखेंगे सर नाथुला, नाथुला कहाँ पे है, सिक्किम में है, ना कि मेघालय में है, ठीक है ना। जो जिला आपको भी पता है सर, जम्मू कश्मीर में। जो जिला दर्रे से ही आप कहाँ जाते हैं, श्रीनगर से लेह अगर आपको जाना है तो जो जिला दर्रे से ही आप लोग जाते हैं, ठीक है ना। और गिलगिट से कौन सा जाते हैं, मतलब अगर आपको श्रीनगर से आपको गिलगिट जाना है तो कौन सा दर्रा होगा, बुर्जिल। कौन सा है, बुर्जिल। चलिए आगे बढ़े, उसके पहले मैं आपको बता दूं राव अकेडमी भोपाल की तरफ से, है ना, एक 3 साल का सिद्धि ऐसा कोर्स लॉन्च किया गया है, सिद्धि, जो कि 3 साल का यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, एनसीईआरटी बेसिक फाउंडेशन, मतलब हर कुछ आपको यहाँ पे प्रिपेयर करवाया जाएगा, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं एक हमारा 2 साल का भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, उसका नाम है संपूर्ण, और 1 साल का डेडिकेटेड कोर्स है बुनियाद। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से किसी भी बैच को इनरोल करके ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से राव अकेडमी से जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो इस बार कोड को स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, राव अकेडमी सर्च करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी एक्टिविटीज होंगी, फिर चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो कॉपी का डिस्कशन हो, चाहे वो नोट्स हो, हर कुछ आपको कहाँ पर मिलने वाला है, राव अकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो इसलिए इस एप्लीकेशन को खुद तो डाउनलोड करना ही है, साथ में दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी करना है। ये रहे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और राव अकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की इस सेशन को, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का जो सेशन था अच्छा लगा होगा, आप सभी का स्कोर अच्छा रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। और एमपीपीएससी 2026 में 80 से ज़्यादा कैसे नंबर आएंगे, इस सीरीज में धीरे धीरे आपको ये चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। सो थैंक यू क्लास।